नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मिश्रा आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में कक्षा 12 में आरोह भाग 2 में काव्य खंड के अंतर्गत हम दूसरे काव्य का अध्ययन करेंगे। पहला काव्य आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, की चर्चा आपकी इस ऑनलाइन क्लास में हो चुकी है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग दूसरा काव्य पतंग, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, काव्य का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पतंग आप सबकी बच्चों की मनभावन वस्तु है। पतंग उड़ाते समय एक अलग ही वातावरण बन जाता है। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें और चारों तरफ बच्चों के शोरगुल, किलकारियाँ, सीटियाँ, वातावरण भी एकदम अनुकूल पतंग उड़ाने के, तो चारों तरफ खुशी ही खुशी नज़र आती है। ऐसे ही आह्लादक वातावरण का चित्रण कवि ने अपने इस काव्य के अंतर्गत किया है। कवि आलोक धनवा जी का हम पहले जीवन परिचय प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात हम काव्य के भावार्थ को समझेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जाने माने कवि आलोक धनवा जी हैं। इनका जन्म 1948 में मुंगेर ज़िले में, जो कि बिहार में स्थित है, हुआ था। ये 7वें और 8वें दशक के जन आंदोलनों से जुड़े हुए थे। अतः बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता इन्होंने अर्जित की थी। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का भी ऐसा मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को काफ़ी प्रभावित किया है, लेकिन इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के कारण, आलोक धनवा जी ने कभी थोक के भाव में कविताएं नहीं लिखी, लेखन कार्य नहीं किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में अपनी भागीदारी निभाई है। यदि हम उनकी रचनाओं की बात करें तो उनकी पहली कविता जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, इन कविताओं से उन्हें प्रसिद्धि मिली और दुनिया रोज़ बनती है उनका एकमात्र काव्य संग्रह है। कवि को कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। तो उनमें प्रमुख सम्मान है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान। इस प्रकार अनेक सम्मानों से आलोक धनवा जी को नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। अब हम उनके काव्य को
देखते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं। यहाँ पर कविता प्रस्तुत है। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। बौछारें यानी बूंदें, सबसे तेज बूंदों वाला, बारिश वाला कौन सा महीना है? भादों का। वह गया यानी जा चुका है, और नया सवेरा हुआ है, जो किसके जैसा है? खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा है। यहाँ पर कवि ने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। खरगोश की आँखें लाल होती हैं, सवेरा भी उसी तरह लाल हुआ है। सवेरा कैसा हुआ है? लाल, खरगोश की आँखों जैसा हुआ है। और शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु जो वर्षा ऋतु के बाद आता है, तो यहाँ पर शरद ऋतु की बात की है कि शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए, जिस प्रकार कोई व्यक्ति साइकिल चलाते हुए आता है, उसी प्रकार यहाँ पर शरद ऋतु का कवि ने मानवीकरण कर दिया है। मानवीकरण अलंकार अर्थात जब प्रकृति में मनुष्य का आरोपण किया जाए तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर कवि ने शरद ऋतु की कल्पना मनुष्य से, उस व्यक्ति से कर दी है जो साइकिल चलाते हुए तेज आ रहा है और घंटी जोर जोर बजा रहा है। तो शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए अपनी तेज चमकीली साइकिल चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, साइकिल की घंटी जोर जोर से बजा रहा है, और चमकीले इशारों से बुला रहा है। बुलाते हुए किसको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। जो बच्चे पतंग उड़ाने वाले हैं उनके झुंड यानी समूह को अपने सवेरे रूपी, सूर्य की किरणों रूपी इशारे से वह बच्चों को बुला रहा है। किन बच्चों को? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को मुलायम बना रहा है। मुलायम यानी पतंग उड़ाने के अनुकूल जो मौसम हो, ना अधिक गर्मी हो, ना धूप हो, और ना ही अधिक ठंडी हो। इस प्रकार जो मौसम अनुकूल बना हो, उस प्रकार वह आकाश को मुलायम बना रहा है। क्यों? क्योंकि पतंग ऊपर उड़ सके, उठ सके। बच्चों की पतंग ऊपर उठ सके यानी उड़ सके, आकाश की ऊंचाइयों को छू सके, इसलिए उसने वातावरण को भी मुलायम बना दिया है, आकाश को भी मुलायम बना दिया है। कौन सी पतंग ऊपर उड़ सके? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की चीज़ क्या है? पतंग है। और रंगीन भी, क्योंकि पतंग के कागज़ कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, कई रंग के होते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर पतंग की आकाश की ऊंचाइयों को छूने की कल्पना करके पंक्तियाँ लिखी हैं। आगे वे कहते हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ कौन सा है? पतंग का है। आप सभी ने कागज़ देखे हैं, लेकिन पतंग से पतला कोई कागज़ होता नहीं है। और बाँस की सबसे पतली कमानी, जिन लकड़ी के सहारे पतंग को बनाया जाता है, जो पतली पट्टी होती है जिसके सहारे पतंग आकाश की ऊंचाइयों को छूती है, उस पतली लकड़ी की, बाँस की पट्टी को क्या कहते हैं? कमानी कहते हैं। तो उस पतली कमानी से पतंग आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सके, ऐसा कवि ने बताया है। और आगे वे कहते हैं, और जब यह पतंग ऊपर उड़ सकती है, आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगती है, तब शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जिस प्रकार तितलियां नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, और वो आकाश में
उड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चों की सीटियों और किलकारियों की आवाज़ वातावरण में घुल सके। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर अपनी पंक्तियों के जरिए सुंदर चित्रण किया है कि बच्चे अपनी सबसे हल्की जो रंगीन चीज़ है कागज़, पतंग का कागज़, वह पतली बाँस की कमानी के सहारे जब आकाश में उड़ने लगता है तब उस पतंग की कल्पना करके वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो ऊंचाई पर जाती है वैसे वैसे बच्चे सीटियों, किलकारियों और तालियों से आकाश को, वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं। फिर जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, क्योंकि बच्चे भावों के, मन के कोमल होते हैं, इसलिए वे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास एक ऐसी फसल है, ऐसी वस्तु है जो बहुत नरम होती है। रुई आपने देखी होगी बच्चों, रुई यानी कपास। तो कपास रुई की तरह वे जन्म से अपने साथ कोमलता को ले आते हैं, तितलियों की तरह नाजुक होते हैं, सुंदर भावों वाले, कोमल भावों वाले। और जब वे इस तरह से वातावरण को आह्लादक बनाते हुए पतंग को उड़ाने लगते हैं तब क्या होता है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तब ऐसा प्रतीत होने लगता है कि पृथ्वी उनके पैरों के बेचैन, जो बेचैन हैं पैर, क्यों बेचैन हैं, क्योंकि पतंग के लिए वे छत के इस किनारे से उस किनारे तक दौड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी उनके उन बेचैन पैरों के आसपास सिमट आई है और वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध होकर। बेसुध का मतलब बेध्यान होकर, बेपरवाह होकर, बिना डरे। जब वे छतों को और भी नरम बनाते हुए दौड़ते हैं तब ऐसा लगता है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हैं। मृदंग एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो ढोलक जैसा ही दिखता है, लेकिन आकार में वो लंबा और होता है और अधिक लंबा होता है। तो जैसे ढोलक पर हमारे हाथों की थाप से सुंदर मधुर आवाज़ आती है, ठीक उसी प्रकार बच्चों के पद चापों से ऐसा लगता है छत पर कि चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हैं। कितनी सुंदर कल्पना कवि ने की है। वे आगे कहते हैं कि जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर जिस प्रकार डाल किसी वृक्ष की शाखा या डाली लचीली होती है, उसे हम पकड़ते हैं और नीचे झुक जाती है, ठीक उसी प्रकार उतने ही लचीली गति से, वेग यानी गति से, वे अक्सर क्या करते हैं, इस किनारे से उस किनारे तक छतों पर दौड़ते रहते हैं, पेंग भरते हुए चले आते हैं। पेंग भरना यानी गांव में जब पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो झूले को और अधिक गति देने के लिए उस पर पैरों से धक्का दिया जाता है, पेंग भरा जाता है। उस धक्के को क्या कहते हैं, पेंग कहते हैं। उसी प्रकार बच्चे छत के इस किनारे से उस किनारे तक अपने आप को पैरों से के सहारे दौड़ते हुए ले जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने उसी प्रकार की सुंदर कल्पना की है और वे छतों के खतरनाक किनारों पर इस किनारे से उस किनारे तक दौड़ते हैं। तब उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। ऐसे समय में उन्हें छतों से गिरने से कौन बचाता है, उनके शरीर का रोमांचित संगीत। रोमांचित यानी जो रोम रोम को पुलकित कर दे, खुशी भर दे। उनके रोए रोए में, बच्चों के रोए रोए में जो खुशी व्याप्त है, उस खुशी का जो संगीत है, सिर्फ वही बच्चों को गिरने से बचाता है। पतंग उड़ाने की जो उनकी खुशी है, उससे ही वे बचते हैं गिरने से। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। पतंग जो आकाश की ऊंचाइयों को छू रही है, वह क्या होता है, जैसे जैसे बच्चों की पतंग आकाश में ऊंचाइयों पर जाती है, बच्चों की धड़कनें घटती बढ़ती रहती हैं, तेज होती हैं और धीमी होती हैं। तो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें
थाम लेती हैं। पतंग जैसे जैसे ऊपर उड़ती है वैसे वैसे बच्चों की धड़कनें तेज होती हैं और वे उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। महज यानी सिर्फ एक धागे के सहारे। उस पतंग के धागे के डोरी के सहारे उनकी धड़कनें घटती बढ़ती रहती हैं, तेज होती रहती हैं और फिर पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि उन पतंगों के साथ साथ वे भी रंध्रों यानी सुराग या छिद्र, तो किसी छेद, कौन से छेद, अपने शरीर के रोएं रोएं के सहारे जिसमें खुशी भरी हुई है, उस खुशी के सहारे वे भी पतंगों के साथ साथ बच्चे उड़ने लगते हैं। और फिर क्या होता है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, फिर अगर कभी वे गिरते हुए छत के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं, तब क्या होता है, वे और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तब वे बिना डरे, निडर यानी बिना डरे, बेखौफ होकर वे सुनहले आकाश में जो सुनहले रंग का सूरज है उसके सामने आते हैं और भी तेज़ दौड़ने लगते हैं। फिर क्या होता है, पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, क्योंकि जब वे बेखौफ हो जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं, तो उनका डर ख़त्म हो जाता है और वे और भी तीव्र गति से छतों पर इस किनारे से उस किनारे तक दौड़ने लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी और अधिक तेज घूमती हुई नज़र आने लगी है उनके पैरों के आसपास। तो यहाँ पर पतंग उड़ाने का जो उल्लास है, जो उमंग है, जो खुशी है, उसका कवि ने सुंदर वर्णन किया है। वे इस वर्णन के साथ साथ वातावरण को भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है काव्य में, साथ साथ अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया है। इसके साथ ही बच्चों, मैंने यहाँ पर काव्य का भावार्थ संक्षेप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि काव्य के अंतर्गत कोई शब्द, कोई पंक्ति यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप उसे सरलता से समझ सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर काव्य का भावार्थ मैंने प्रस्तुत किया है। अब हम लोग काव्य के प्रश्नोत्तर जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आए हैं उसकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। उत्तर है, कवि ने प्रस्तुत कविता में वातावरण का सुंदर मानवीकरण किया है। कविता के प्रारंभ में ही कवि कहता है कि भादो मास की तेज वर्षा का मौसम गया, तेज बौछारों का मौसम भादों जा चुका है, अब उसकी जगह शरद मास आ गया है। अब जैसे लगता है कि सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल हो गया है। सवेरा चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटियां बजाते हुए बच्चों को घंटियां सुना रहा है और आकाश को बहुत अधिक मुलायम बना दिया है जिससे बच्चे पतंग उड़ा सकें। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। उसका उत्तर है, पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि पतंग की विशेषता इन्हीं गुणों से युक्त है। बच्चे भी इन्हीं की तरह होते हैं, वे भी अपने पतंग के माध्यम से आकाश की ऊंचाई को छूना चाहते हैं, अतः पतंग द्वारा ही आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। बिंब अर्थात कल्पना के आधार पर कोई मूर्त वस्तु जो हमें प्रत्यक्ष दिखे
तो उसे बिंब कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारी कल्पनाओं के आधार पर किसी वस्तु को जब हम मूर्त रूप में देखें या उसका दृश्य हमारे नज़रों के समक्ष उपस्थित हो जाए तब उसे बिंब कहते हैं। यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा बिंब को स्पष्ट करना है। कौन कौन से बिंबों का प्रयोग हुआ है, तो पंक्तियाँ हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। इन पंक्तियों में जो बिंबों का प्रयोग हुआ है वह निम्नलिखित है। सबसे तेज बौछारें गई, बौछारें जो कि दिखाई देती हैं इसलिए उसमें दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए, घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है इसलिए वह श्रव्य बिंब है। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम जिसे हम स्पर्श से ही छू कर ही पता कर सकते हैं कि कठोर है या मुलायम है, इसलिए यह स्पर्श बिंब है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। चौथा प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म से कपास की तरह कोमल मुलायम होते हैं। वे पतंग उड़ाने में इतने तल्लीन होते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों को भी ध्यान नहीं रख पाते। वे पतंग उड़ाने के लिए बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो कि वे स्वयं पतंग हो गए हैं और पतंग के समान उड़ रहे हों। कपास उनकी कोमलता को अभिव्यक्त करता है। पांचवा प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान के साथ कैसा संबंध बनता है। इसका उत्तर है, बच्चे कोमल भावों के होते हैं। वे पतंगों के समान उड़ना चाहते हैं। वे पतंग उड़ाने में तल्लीन रहते हैं। यदि वे छतों के खतरनाक किनारों से बच जाते हैं तो उनकी निर्भीकता और अधिक बढ़ जाती है, उनका डर खत्म हो जाता है, जिससे वे सूरज के सामने सीना तानकर पतंग उड़ाते हैं। और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। वास्तव में बच्चे पतंगों के सहारे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और स्वयं पतंग के समान बन जाते हैं। यहाँ पर हमने आपके काव्य में आए हुए दीर्घ प्रश्नों की चर्चा की। अब कुछ संक्षिप्त प्रश्नों की चर्चा, जिसमें पहला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। उसका उत्तर है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हमारा मन खुशी से भर जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होने चाहिए ताकि हम जीवन को भरपूर जी सकें और हम भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ सकें, नित्य नई ऊंचाइयों को छू सकें। ऐसा पतंगों को देखकर हमारे मन में ख्याल आता है। दूसरा प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। उसका उत्तर है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से यह संबंध है कि संगीत जीवन में उत्पन्न होता है जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाता है
तो उसके शरीर में अद्भुत रोमांच और संगीत पैदा हो जाता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पर रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से संबंध बताया गया है। महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, इसकी चर्चा करनी है। उसका उत्तर है, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी होती है। पतंग आकाश में उड़ती है, परंतु उसकी ऊंचाई का नियंत्रण बच्चों के हाथ की डोर में होता है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भूल जाते हैं। पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बाल मन और अधिक उड़ने लगता है। पतंग का धागा पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बाल मन को भी नियंत्रित रखता है। तो यहाँ पर हमने पतंग नामक काव्य, जिसके कवि आलोक धनवा जी हैं, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय, रचनाओं का परिचय, तत्पश्चात काव्य के भावार्थ को और उसके प्रश्नोत्तरों की क्रमशः चर्चा की। आशा है आप सबको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसी के साथ धन्यवाद बच्चों।